be the spokesperson for India, that is Bharat. अब एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने मेंशन किया था कि कैसे एक यूएस सेनेटर जो कि डेमोक्रेट पार्टी से बिलोंग करते हैं जिनका नाम है क्रिस वैन हॉलन, उन्होंने साफ-साफ ये कहा था कि नेतान्याहू बस वेट ही कर रहे थे ऐसे स्टूपिड और लापरवाह यूएस प्रेसिडेंट का जिससे वो ईरान के ऊपर अटैक कर सके। और इन्होंने इस चीज के बारे में तब कहा था जब पहली बार सीनेट की ब्रीफिंग हुई थी। और पहली सीनेट की ब्रीफिंग हुई थी 3 मार्च को। देन दूसरी सीनेट ब्रीफिंग हुई 10 मार्च को और मैंने कहा था तीसरी सीनेट ब्रीफिंग जो है वो होने वाली है 18 मार्च को। और ऑब्वियस सी बात है जब भी सीनेट ब्रीफिंग्स होंगी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बाहर निकल के आएगी, कोई ना कोई ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जिसके ऊपर आप सवाल खड़ा कर देंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये सच में रियलिटी है जो चल रहा है। अब पहली बात यह है कि जब मैंने कहा था कि जब सीनेट ब्रीफिंग्स होती हैं तब जब भी यूनाइटेड स्टेट्स कोई बहुत बड़े एक्शंस लेता है, फॉर एग्जांपल जिस तरीके से इन्होंने अभी ईरान के ऊपर अटैक कर रखा है, तो राइटली इस टाइम पे ये एक वॉर के अंदर है। और सिर्फ वॉर की बात नहीं है, मान लीजिए टेररिज्म का कोई इंसिडेंट हो जाए या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाए, टेररिज्म से रिलेटेड कोई बात करनी हो, तो ये ब्रीफिंग्स करी जाती हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है क्या स्टेप्स ले रही है और या फिर जैसे इस केस में ईरान के ऊपर अटैक किया है तो आपकी क्या चॉइसेस थी, आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी कि अगर ईरान ऐसा करेगा तो आप वैसा करेंगे। क्यों? क्योंकि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी ये सीनेट की ब्रीफिंग्स होती हैं, जिससे कि अकाउंटेबल रखा जा सके राष्ट्रपति को, और वो भी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट। और इस टाइम पे जब तक कांग्रेस डिक्लेयर नहीं करेगा कि ये वॉर नहीं है, तब तक उनको पैसा भी या फंड रिलीज नहीं किया जाएगा। और ये एक और बड़ी प्रॉब्लम है जब यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन जब ये सीनेट ब्रीफिंग होती है तब आता है एक शॉकिंग फैक्टर, जिसमें कि जो तुलसी गबार्ड हैं, जो कि डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं, वो साफ-साफ ये कहती हैं कि पाकिस्तान काफ़ी सारे ऐसे देश हैं, उनकी लिस्ट में शामिल है, जो कि आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर थ्रेट होगा अमेरिका को लेके। यानी यूनाइटेड स्टेट्स की धरती पे भी आप पाकिस्तान की तरफ से अटैक देखने को मिल सकता है। अब इसमें इन्होंने बहुत सारे नेशंस के बारे में बात करी, चाहे वो रशिया हो, नॉर्थ कोरिया हो या चाइना हो। और रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, इनके बारे में काफ़ी बार बात होती है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में बात नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, क्योंकि जब जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन और एरिया चल रहा था, जब वो राष्ट्रपति थे, तब जो बाइडेन ने पाकिस्तान से काफ़ी दूरी बना के रखी और इसी वजह से क्या हुआ, पाकिस्तान टिल्ट कर रहा था चाइना की तरफ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को शायद अपने खुद के इंटरेस्ट देखने थे, जिस तरीके से उन्होंने क्रिप्टो करेंसी डील कर रखी है और उनके जो सन हैं, वो भी इस क्रिप्टो करेंसी डील के अंदर हैं। पाकिस्तान को फिर एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे भी देखा जाता है कि कैसे ईरान के ऊपर अगर हमें निगरानी रखनी है, सर्विलेंस रखनी है और मान लीजिए आने वाले टाइम पे सिचुएशन इतनी डेडली हो जाए कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें भी यूनाइटेड स्टेट्स के डोनाल्ड ट्रंप ने ये दिखाया कि मेरे सारे इंटरेस्ट फुलफिल होते हैं पाकिस्तान के साथ में, तो क्यों ना मैं उसके साथ दोस्ती बनाऊँ। लेकिन जब आप ऐसे रिलेशन बनाते हैं, जैसे, और मैंने कहा है कि यहाँ पे कोई दोस्ती और दुश्मनी नहीं होती है, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक लीडर किस तरीके से सोचता है और साथ-साथ में वो उस नेशन को किस तरीके से देख रहा है, क्या वो उसको एक स्ट्रेटेजिक अलाई के तौर पे देख रहा है या एक स्ट्रेटेजिक एनिमी के तौर पे देख रहा है, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब आप बोलेंगे सर चाइना क्या है? आप सबको पता है चाइना क्या है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए चाइना एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट है और आने वाले टाइम पे आप यही देखेंगे कि क्यों हम जी2 की बात करते हैं कि 2 पावरफुल नेशन बन जाएँ। क्योंकि एक बार अगर एक ऐसा ग्रुप बन गया जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना एक साथ हैं, तो ये दोनों, जहाँ पे आज हमें यूनिपोलर वर्ल्ड देखने को मिलता है, हम बात तो करते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड जा रहा है, बट जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है, मेरे को नहीं लगता कि आने वाले कुछ सालों में या दशकों में आप ये देखेंगे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा। बहुत ही कम ऐसी पावर्स होंगी जो यूएस को चैलेंज करेंगी और वो चाइना है। इसलिए चाइना सबसे बड़ा थ्रेट इनके लिए बन जाता है। लेकिन जब आती है बात अकाउंटेबिलिटी की, और मैं बात करूँगा कि क्यों पाकिस्तान जो है वो अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि सिर्फ आर्टिकल पढ़ना अगर होता तो फिर हर कोई एक्सपर्ट होता, हर कोई अपने ज्ञान देने लग जाता और उसका कोई सेंस नहीं बनता है। जब मैंने कल एक वीडियो बनाया था, जहाँ पे मैंने एक वीडियो फुटेज दिखाई थी, ईरानियन एम्बेसी ने जो डाली थी एक्स के ऊपर पोस्ट की थी कि हम थैंक करते हैं, सिंसियरली थैंक करते हैं उन इंडियन लोगों के लिए जिन्होंने डोनेशन दिया और उनकी मदद से अब मेडिकल एड पहुंचेगी। तो वहां पे मैंने इंडियन गवर्नमेंट का मेंशन नहीं किया था, लेकिन मैंने डिप्लोमेसी के बारे में जरूर मेंशन कर दिया था, जिससे कि काफी लोगों को ये लग रहा था कि आप इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हो। और बात सही भी है। अगर मैं जब डिप्लोमेसी की बात करूंगा तो डिप्लोमेसी कौन करेगा? इंडियन गवर्नमेंट ही तो करेगी ना, बाकी तो कोई नहीं करेगा। लेकिन मैं इस चीज को क्लैरिफाई करना चाहता हूं। कल ही मैंने 16 घंटे पहले, आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे पिन कर दिया था ये मैसेज कि गाइज आई हैव नॉट मेंशन इंडियन गवर्नमेंट एनीवेयर, बट आई गेट इट व्हेन आई टॉक अबाउट डिप्लोमेसी, सो दैट मींस आई एम रेफरिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, बट आई वांट टू क्लैरिफाई, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, ये जो मेडिकल एड है इट्स डन बाय इंडियन पीपल, एज ईरानियन एम्बेसी ने डोनेशन चैनल खोल रखे थे और जो भी डोनेट करना चाहते हैं वो डोनेट कर सकते हैं। और उसके लिए मैं अपॉलॉजी मांगता हूं, क्योंकि नीचे सारे काफी सारे कमेंट्स आए थे कि सर ये तो इंडियन लोगों ने करा है, इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं किया। और आप जाके एमईए स्पोक्स पर्सन से भी देख लीजिएगा, उनकी भी क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पे उन्होंने साफ-साफ ये कहा है कि इंडिया और ईरान के बीच में ऐसी कोई डील नहीं हुई है जिससे सेफ पैसेज दिया जा सके हमारे शिप वेसल्स या ऑयल टैंकर को। आप बिल्कुल सर्च कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज को अगर मैं मेंशन करने यहां पे लगूंगा तो वीडियो लंबा हो जाता है। जब वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग ही सवाल खड़ा कर देते हैं, सर इतना बड़ा लंबा वीडियो क्यों बनाते हो, हम तो देखते नहीं है। अब 10 मिनट के वीडियो में कोई न्यूज़ नहीं कवर करेगा और एनालिसिस देने की कोशिश करेगा, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या आपके जो इनपुट्स हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, मान लीजिए मैंने इग्नोर कर दिए और बाकी चैनल जो इग्नोर करते भी हैं, उनको अगर मैं कमेंट्स को इग्नोर कर दूँगा तो फिर मैं अपने व्यूअर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, और वो ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि व्यूअर्स ही एक बड़े, जो भी एजुकेटर है या जो भी कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर, आप जिस कैटेगरी में आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, क्योंकि इट इज़ अप टू यू, आपका ओपिनियन है और मैं आपके ओपिनियन के साथ में कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपका ओपिनियन गलत है। आपका ओपिनियन अपनी जगह है, मेरा ओपिनियन अपनी जगह है। लेकिन मैं रिस्पेक्ट ज़रूर करूँगा आपके ओपिनियन को, मैं ये एक्सपेक्ट भी करूँगा कि आप भी उस चीज़ को रिस्पेक्ट करें।
तो उन्होंने साफ-साफ कह रखा है, आप जाके देख सकते हैं, ट्विटर पे है, एक्स के ऊपर है, आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं, सब जगह वो चीज़ मेंशन की गई है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल साहब ने बोला था। अब आगे मैं बताता हूँ कि किन-किन से यूएस को थ्रेट है और क्यों पाकिस्तान एक थ्रेट नहीं बन सकता है। हालाँकि इस आर्टिकल में मेंशन नहीं किया गया, आप जाके देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया एक ऑफर जिसमें कि पहले 17 मार्च से पहले हमारी जो प्राइस थी सब्सक्रिप्शन की दैट वाज़ अराउंड 16,999 अब वो जो प्राइस है वो है 17,999 नहीं, अब वो प्राइस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कहा था 18 मार्च से आप हर दिन देखेंगे ₹1000 बढ़ते जाएँगे। पहले 18 मार्च तक 17,999 थी, अब 18,999 है और 20-21 को ये 19,999 हो जाएगी जो हमारी स्टैंडर्ड प्राइस है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं YUVI50 खरीदना है तो खरीदिए, आपका पैसा है, आपका मनी है, आपका ड्रीम है। लेकिन अनअकैडमी आपको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा जिससे आपको पता चले कि आप जो चीज़ खरीदना चाह रहे हैं उसमें कितनी वैल्यू है, वो क्या आपको वैल्यू ऑफरिंग करता है कि नहीं करता है। चलिए आते हैं। अब जब मैं पाकिस्तान से अगर डिस्टेंस मेंटेन करने की बात करूं कि कितना डिस्टेंस होगा यूनाइटेड स्टेट्स में, तो अगर आप वॉशिंगटन तक का डिस्टेंस देखेंगे तो अराउंड 12,000 से 13,000 किलोमीटर है। और अगर आपको ये टारगेट हिट करना है तो आपके पास में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होनी चाहिए, जो कि अभी पाकिस्तान के पास में नहीं है। और वो चीज़ सबको पता है, आपको भी पता है। तो आज के टाइम पे अगर कोई थ्रेट है पाकिस्तान से डायरेक्टली लॉन्च करने का, बिल्कुल नहीं। क्या रशिया के पास में, चाइना के पास में, नॉर्थ कोरिया के पास में है? हाँ, ये क्लेम करते हैं और बार-बार ये न्यूज़ भी निकल के आती है कि इनके पास में काफ़ी सारी ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिससे ये अटैक कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में तुलसी गाबार्ड ने ये कहा कि पाकिस्तान उस चीज़ पे काम कर रहा है। अब पहली बात तो अगर काम कर रहा है तो आपके ऊपर आप क्या निगरानी नहीं रखेंगे? आपने क्या पाकिस्तान को खुला छोड़ रखा है? अब जब आप ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने दे रहे तो क्या आप ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के पास में ऐसा थ्रेट आए? क्यों? जिस तरीके से नेतन्याहू ये कहते हैं कि जो भी रेडिकल मिलिट्री रिजीम्स हैं, फॉर एग्जांपल ईरान हो गया या फिर उसके बाद में पाकिस्तान हो गया, अगर इनके पास में न्यूक्लियर वेपन आ जाएँगे और हमें अटैक कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन की तरफ जा सकता है और मैं उसका वीडियो भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊँगा। लेकिन ये इस पे काम कर रहे हैं। और आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था फॉर्मर सीआईए को लेके जिनका नाम था जॉन किरियाको। उन्होंने साफ-साफ ये कहा था कि प्रेसिडेंट जब मुशर्रफ थे पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने पूरा का पूरा कंट्रोल यूएस को दे रखा है और आप देख सकते हैं बहुत सारी रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं। तो मान लीजिए इन्होंने बना भी लिया तो क्या इनके पास में वो कैपेबिलिटी होगी कि ये लॉन्च कर पाएँ? आई डोंट थिंक सो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान कैन डू इट जब तक यूएस का दबदबा पाकिस्तान के अंदर है। अब चाइना के साथ में मिलके आप कोई एक्सेस बना लें या फिर उसके बाद में कोई थ्रेट निकले, वो तो पता नहीं और पाकिस्तान किस तरफ पलटता है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कोई भी ये डिसाइड नहीं कर सकता है। और अगला सवाल ये है कि तरुण सांगवान करके एक कमेंट मतलब एक व्यूअर है हमारे, उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, तो उनके कमेंट्स के बारे में भी मैं लेके आया हूँ। एट द एंड मैं तरुण सांगवान जी, आपके जो जितने भी कमेंट्स हैं, मैं उनको भी सॉल्व करता हुआ नज़र आऊँगा। बट इस नेतन्याहू के वीडियो से पहले एक बार आप तुलसी गाबार्ड का वीडियो देख लीजिए, जहाँ पे वो ये कह रही हैं कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया के साथ में पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ा खतरा है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पे। However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. अब आपने ये वीडियो देख लिया होगा। अब बात करते हैं कि नेतन्याहू ने कैसे पहले ये थ्रेट बता रखा था कि जब ईरान को न्यूट्रलाइज़ करेंगे तो अगला टारगेट पाकिस्तान होगा, इनका मानना ये है। और कई बार ये तुर्की को भी बोलते हैं कि तुर्की जो है नेक्स्ट ईरान है, क्योंकि तुर्की भी जो है सपोर्ट नहीं करता है इज़राइल के जो भी इंटेंशंस हैं या फिर पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है और तुर्की काफ़ी बार कश्मीर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कमेंट देता है कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा है और जब हम बार-बार कह चुके हैं कि ये बायलैटरल मुद्दा है, बायलैटरल हम लोग दोनों सुलझाएँगे यानी इंडिया पाकिस्तान, तो आप बीच में मत इंटरफियर कीजिए। और जब ये लोग बोलते हैं ना कि सर आप इज़राइल की साइड हो या आप ईरान की साइड हो, आप यूएस की साइड हो, मैं एक ही तरफ की साइड हूँ, दैट इज़ इंडिया। मुझे और किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तो हम आप उसको उस तरीके से ट्रीट करेंगे। अगर आप हमारे स्ट्रेटेजिक एनिमी हैं, तो हम आपको उस तरीके से ट्रीट करेंगे। दैट्स इट, फाइनल। आपके जैसे कोई भी ओपिनियन हो, आप इज़राइल को सपोर्ट करते हैं, वेल एंड गुड। आप ईरान को सपोर्ट करते हैं, वेल एंड गुड। आप यूएस को सपोर्ट करते हैं, वेल एंड गुड। आई डोंट केयर अबाउट इट। इट इज़ योर ओपिनियन, आई रिस्पेक्ट दैट, बट आप मुझसे पूछेंगे आप किसको सपोर्ट करते हैं, तो मैं हमेशा इंडिया को रखूँगा और इंडिया बनता है अपने लोगों से। वही जो लोग सरकार चुनते हैं। अब आप उसको ही डिस्कार्ड कर देंगे, तो फिर उसके बाद में आपने सीधा-साधा कॉन्स्टिट्यूशन को ही लात मार के फेंक दिया कि हाँ, हम तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो हमारे हैं। अगर आप में इतना ही पोटेंशियल है, आपको लगता है कि नहीं आप चेंज कर सकते हैं, आप ब्लेम करते हैं, आप सिविक सेंस के लिए ब्लेम करते हैं। आपने कभी खुद ये सोचा है कि आप कचरा कहाँ फेंकते होंगे? आपने कभी खुद ये सोचा है कि क्या मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ? कितने आप में से लोग हैं जो बार-बार कहते हैं, भारत के वीर पोर्टल पे जाके आपने कितनी बार डोनेशन किया होगा? पता है आपने किया होगा? आप मार्टिर्स को जब वो सैक्रिफाइस कर देते हैं, अपनी जान दे देते हैं, 1-2 दिन याद रखते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते। लेकिन आपने डोनेशन दिया, हो सकता है कुछ देते होंगे, लेकिन आपने दिया। तो वो इंटेंशन के साथ में एक्शन भी आना चाहिए। सिर्फ इंटेंशन मैटर नहीं करता है। मैं घर पे बैठ के बोल सकता हूँ कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, उससे कुछ नहीं होगा। मेरे में बहुत टैलेंट है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। वो जब तक ग्राउंड पे नहीं आएगा, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है? अब चाहे आप मेरे को फिलॉसॉफिकल बोलिए, साइकोलॉजिकल बोलिए, मोटिवेशनल स्पीकर बोलिए, कुछ भी बोलिए, क्योंकि कल एक इंसान का मैसेज भी आया था कि सर आपको तो मोटिवेशन फील्ड में जाना चाहिए, पढ़ा क्यों नहीं? लेकिन उसके नीचे एक और इंसान का मैसेज आया था कि मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता हूँ और वो बंदा बहुत सफर कर रहा है क्योंकि उसका अभी तक प्लेसमेंट नहीं लगा है। अगर मेरे 2 वर्ड्स उसकी लाइफ को चेंज करते हैं, तो आई एम ग्रेटफुल। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ। एक बार के लिए आप बेंजामिन नेतन्याहू का वीडियो भी देख लीजिए। Was to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. अब आपने इनका भी पर्सपेक्टिव देख लिया है जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हर साल क्या होता है, जो यूएस की स्पाई एजेंसीज़ हैं या यूएस इंटेलिजेंस कमांड है,
वो एनुअल लेवल पे, हर एक वार्षिक लेवल पे थ्रेट असेसमेंट करती हैं। तो उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम पे जो सबसे बड़ा वोलेटाइल रीजन होगा, ऐसा रीजन होगा जहां पे आपको सबसे ज्यादा खतरा देखने को मिल सकता है, वो साउथ एशियन रीजन है। और उसमें भी इन्होंने बोला इंडिया पाकिस्तान टाइज, क्योंकि यहां पे जब भी कोई ऐसा एक्शन होता है, वो इतनी जल्दी टेंशन में क्रिएट होता है और कंफ्लिक्ट इतनी जल्दी हो सकता है, आप रियलाइज नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, जब दोनों के दोनों न्यूक्लियर पावर्ड नेशन हो, तो और खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, राइट? इसीलिए इन्होंने कहा कि ऐसी सिचुएशन, इंस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन वहां आ सकती है, और खासकर इन्होंने फोकस किया है मिलिटेंट अटैक्स पे। इन्होंने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, खुरासन प्रोविंस की भी बात करी, लेकिन हालांकि अभी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है और तालिबान रिजीम नहीं चाहती है कि मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़े और टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़े, बिकॉज उन्हें भी लेजिटिमेसी चाहिए पूरे वर्ल्ड से, राइट? इसीलिए आप देखेंगे वो बहुत सारे नेशंस के साथ में बातचीत कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स डालते हैं, जिससे कि उन्हें लेजिटिमेसी मिले। लेकिन हालांकि अभी लेजिटिमेसी मिलना मुश्किल है। उसके पीछे रीजन ये है, अब देखिए, रशिया का इंटरेस्ट अफगानिस्तान के अंदर था, इसलिए रशिया ने पहले सबसे पहली बार लेजिटिमेट कर दिया तालिबान की सरकार को, राइट? तो रशिया के इंटरेस्ट है, तो क्या मैं उस पर क्वेश्चन करूंगा? फिर आप बोलेंगे कि सर, इजराइल तो हमारा फ्रेंड है, आप उसके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हो? आप, ऐसा लगता है कि आप ईरान की साइड ले रहे हो। तो मुझे आप ये बताइए, जब ईरान यूएस वर्सेस इजराइल की वॉर लड़ रहा है, तो क्यों रशिया और चाइना इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं? चलो चाइना की बात छोड़ते हैं, आप तो रशिया को अपना दोस्त मानते हैं, तो रशिया क्यों ईरान को फेवर कर रहा है? अगर रशिया इंडिया का दोस्त है, तो ईरान को फेवर नहीं करना चाहिए। अगर आप ईरान को फेवर नहीं करते हैं, मैं यहां पे किसी को फेवर नहीं, आप क्वेश्चन तो कीजिए, सवाल तो उठाइए, क्यूरियस तो रहिए। आप उसके बारे में नहीं रहते हैं। आपको किसी ने रील चला दी, उससे ब्रेन वॉश हो गए, किसी ने कुछ बोल दिया, आप उससे ब्रेन वॉश हो गए। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेके आते। और मैं चाहता हूं हर एक इंडियन के अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है तो पूछता है कि घास ग्रीन क्यों है, ये कलर क्यों है। धीरे धीरे सोसाइटी, एजुकेशन सिस्टम, सब उसकी क्यूरियोसिटी को मारते जाते हैं, और फिर उसके बाद में उसका होता है ब्रेन वॉश। और यही चीज हर जगह खतरनाक है। और ये किसी कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं है, हर एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है, हर एक ह्यूमन से रिलेटेड है। वो चीज आपको सोचनी पड़ेगी। बट आता है फिर एक ट्विस्ट। अब जिस तरीके से यूएस के जो नेशनल काउंटर टेररिज्म के चीफ थे, जो कैंट या जोसेफ कैंट, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस वॉर को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इजराइल का प्रेशर है यूएस के ऊपर, और इजराइल की जो पावरफुल अमेरिकन लॉबी है, उसके प्रेशर में आज ये अमेरिका वॉर लड़ रहा है। उन्होंने रिजाइन कर दिया, और उनके ऊपर अब एफबीआई जो है इन्वेस्टिगेशन बिछा रखा है, प्रोब चल रही है उनके ऊपर। लेकिन तुलसी गबार्ड भी साफ साफ इस सीनेट ब्रीफिंग में ये कहते हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो रिस्टार्ट करने वाला ही नहीं था। अब बताइए मैं क्या बोलूं, जब ये खुद ही डोनाल्ड ट्रंप के चिट्ठे खोल रहे हैं? मैं क्या कर सकता हूं? डोनाल्ड ट्रंप तो ये बोल रहे थे ना कि न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी तो यही बोल रहे थे ना कि न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला है। लेकिन जब 2025 के जून में जब यूएस और इजराइल ने अटैक किया था इनकी न्यूक्लियर साइट्स पे, और इवन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि उस रबल के नीचे ही हमारा न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 60% वेपन से ज्यादा वो नहीं कर रहे, मतलब ईरान ने जो है 60% से ज्यादा एनरिचमेंट नहीं किया था, बिल्कुल किया था। फिर आप ये सवाल पूछेंगे, कई लोग बोलते हैं सर ईरान के पास तो हक है ना, 2015 में जेसीपीओ डील हुई थी, उससे बाहर हो गया यूएस, यूनिलैटरल विड्रॉ करा। लेकिन तब तो कर सकता था, नहीं, तब भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ईरान एनपीटी का मेंबर है। एनपीटी में आप ये बोलोगे कि आप कभी भी न्यूक्लियर मटेरियल का इस हद तक इस्तेमाल नहीं करोगे, आप न्यूक्लियर वेपन बना पाओ, राइट? तो आप ये मत सोचिए कि मैं ईरान को सपोर्ट कर रहा हूं। आप फैक्ट्स पे आइए, आप बात पे आइए, आप लॉजिक पे आइए, तब हम इन सारी चीजों पे बात करेंगे। तो तुलसी गबार्ड ने साफ साफ ये कहा कि जब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ था, तब हमने उनकी सारी फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और उसके बाद में कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं देखने को मिलता कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को रिस्टार्ट कर रहा है। लेकिन ईरान ने एक चीज बोली थी कि आप हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, स्पेशली जो आपका पेट्रोलियम और ये एलएनजी गैसेस वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे अटैक मत कीजिएगा। इजराइल ने अटैक किया, कल इजराइल बोलता है कि हमने तो यूनाइटेड स्टेट्स के डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनका अप्रूवल लिया था, और उनके बेसिस पे हमने जो नेचुरल गैस फैसिलिटीज हैं इनके साउथ वेस्टर्न ईरान में, साउथ पार्स करके वहां पे अटैक किया है। फिर डोनाल्ड ट्रम्प आते हैं, और डोनाल्ड ट्रम्प ये बोलते हैं कि अब कोई भी अटैक नहीं होगा इजराइल की तरफ से जब तक ईरान जो है अटैक नहीं करेगा किसी भी मिडल ईस्ट या फिर गल्फ नेशंस के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर उसके बाद में मैं इजराइल को नहीं रोक पाऊंगा। इस तरीके से उन्होंने ट्वीट भी करी, लेकिन जब तक शायद देर हो चुकी थी, क्योंकि उससे पहले क्या किया, वर्ल्ड का जो सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और लार्जेस्ट एलएनजी गैस प्रोसेसिंग प्लांट है, जिसको 14 साल लगे हैं बिल्ड करने में, बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसे हम कहते हैं कतर का एनर्जी रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी। और मैं बता दूं इसका बहुत महत्व है, अभी बताऊंगा कि इंडिया का इसके ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। इन्होंने क्या किया, डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट किया कि इजराइल ने गुस्से में आके जो अभी मिडिल ईस्ट के अंदर एक मेजर फैसिलिटी है जिसका नाम साउथ पार्स है, गैस फील्ड ईरान, उसको अटैक किया है। हालांकि जो स्मॉल सेक्शन है वही हिट हुआ है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स को कुछ नहीं पता था इस पर्टिकुलर अटैक के बारे में। और फिर ये बोलते हैं कि अब कोई भी अटैक इजराइल के द्वारा नहीं किया जाएगा जब तक ईरान अटैक नहीं करता। लेकिन ईरान अब मन बना चुका है, और जो लोग बोल रहे हैं ना, पहले बोला ईरान एक हफ्ते नहीं टिकेगा, 3 हफ्ते हो गए, अब लोग बोल रहे हैं कि ईरान एक हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगा। मतलब मैंने वीडियोस देखे हैं काफी सारे लोगों के, उन्होंने बोला कि ईरान एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा। मैं यहीं बैठा हूं, आप भी यहीं बैठे हैं, देखते हैं एक हफ्ते में वो खत्म होता है कि नहीं होता है। जब तक बूट्स ऑन द ग्राउंड जाएंगे नहीं, रिजीम चेंज होगी नहीं, ईरान को आप नहीं हटा सकते। और मैं पहले भी बार बार मेंशन करता हुआ आया हूं, रिजीम चेंज तभी होती है जब वहां की आवाम, वहां की जनता सरकार के खिलाफ खड़ी होती है। फॉर एग्जांपल नेपाल, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, आप हर जगह यही पैटर्न देखेंगे। और इवन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, मिलिट्री एक्सपर्ट्स सब इसी बारे में बात करते हैं। तो जो ये कहते हैं ना कि ईरान खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आप भी हैं, मैं भी हूं, एक हफ्ता तो देख ही लेते हैं, उसके बाद देखी जाएगी, ठीक है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि लंबा चलेगा ये वॉर, बिल्कुल लंबा चलेगा, इसका इंपैक्ट बिल्कुल आने वाला है। अब जहां तक इंडिया के इंपैक्ट के बारे में बात की जाती है, तो इंडिया जो है बहुत सारी कंट्रीज पर डिपेंड करता है नेचुरल गैस के लिए, और 50% जो हमारी रिक्वायरमेंट है, इंडिया के गैस की जो रिक्वायरमेंट है, वो आउटसाइड आती है, जिसमें से 20% जो इंडिया की गैस नीड्स है वो आती है कतर से। और इससे साफ साफ जो हमारी गैस सप्लाई है वो डिसरप्ट तो बिल्कुल होगी, क्योंकि इसका फर्क पड़ेगा हमारी फैक्ट्रीज पे, इसका फर्क पड़ेगा हमारे पावर सेक्टर के ऊपर। और अराउंड अगर आप देखेंगे तो 189 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्रूड
समथिंग इसकी कोई डेफिनेशन है, मैं अब रिकॉल नहीं कर पा रहा। ये हमारा टोटल यूसेज है, उसमें से 97.5 हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, बाकी हम डिपेंड करते हैं स्टेट्स पे। अब कतर ने बोल दिया है कि हमने बिल्कुल पूरी तरीके से जो है हॉल्ट पे ला दिया है, अब हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो रास लफान गैस फैसिलिटी है, उसको डिस्ट्रॉय किया गया है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा। और ईरान के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन साफ-साफ ये मन बना चुके हैं, आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक करोगे, एनर्जी इन द साउथ, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, गैस फैसिलिटीज विल बर्न टू एशेस एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। आपका जो एरा था ग्लोरी का, इट इज ओवर, विथड्रॉ फ्रॉम द रीजन और चूज डेथ। पहली बात ईरान ने ये कहा कि आप अगर हमारे ऊपर अटैक करते हो, मतलब यूएसए अटैक करता है, तो हम आपके मिडिल ईस्ट बेसिस पे टारगेट करेंगे। करा, पहले आपने किया, उन्होंने भी करा। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप हमारी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर करोगे तो हम भी करेंगे। किया, बिल्कुल किया। बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं, जो मैंने पहले ही बताया था। मिडिल ईस्ट को अब ये रियलाइज हो रहा है धीरे-धीरे कि गल्फ स्टेट की प्रोटेक्शन में नहीं आ रहा है यूएस, और आ भी नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास अभी इतनी कैपेबिलिटी है भी नहीं। आप बोलेंगे कैपेबिलिटी कैसे नहीं है? ये यूएस के मेनलैंड पे अटैक नहीं हो रहा है, ये मिडिल ईस्ट पे अटैक हो रहा है। धीरे-धीरे बैटरीज खत्म हो रही हैं, आपका एयर डिफेंस सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, आपको इज़राइल को भी प्रोटेक्ट करना है, आपने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को पीछे खींच लिया है, साउथ कोरिया से आप थार्ड मंगा रहे हो, और उसके बाद में होगा क्या कि वहां की जो सिचुएशन है, अब चाइना और बाकी जो एलाइज हैं साउथ पैसिफिक ओशन में, या फिर साउथ पैसिफिक ओशन जिसको आप बोलते हो, साउथ चाइना सी में, वहां पे उनको भी रियलाइज हो रहा है कि जिस दिन अटैक हमारे ऊपर होगा, उस दिन यही सेम सिचुएशन होगी, क्योंकि वहां पे भी चोक पॉइंट्स हैं। मलाक्का स्ट्रेट वहां पे भी है, और अभी जिस तरीके से चाइना ने अपनी एल शेप में हजारों की तादाद में फिशरमैन बोट्स वहां पे क्या नाम है डिप्लॉय कर दी थी। हालांकि बोलते हैं फिशरमैन बोट से क्या होता है, मैं आपको बता दूं, चाइनीज मिलिट्री जो है उन फिशरमैन जो मछुआरे होते हैं उनको भी मिलिट्री ट्रेनिंग देती है, और एक लिए ब्लॉकेड के लिए वो काफी है, राइट। तो ये चीज दर्शाई जा रही है इस पूरे के पूरे सीन में। लेकिन कतर हुआ, यूएई हुआ, ईरान ने फिर सऊदी अरेबिया की जो ऑयल जाइंट है उसको भी अब एयर स्ट्राइक में डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो मैंने कहा था ईरान नहीं रुकेगा और ना रुकने वाला है, और ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं तरुण सांगवान जी के क्वेश्चन पे। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो करिए, अदरवाइज मैं तरुण सांगवान साहब का जवाब देता हूं। बोले कि सर अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आप भी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, फलाना ढीमका कर रहे हैं। जो प्रोपेगेंडा चलाता है वो चैलेंज ही नहीं करता है, पहली बात तो वो साफ साफ आपके कमेंट देखेगा, इग्नोर करेगा, ना रिप्लाई करेगा, और अपने हिसाब से धुन से बनाता हुआ चले जाएगा। लेकिन बीइंग एन एजुकेटर, बीइंग एन कंटेंट क्रिएटर, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल मी, इन्होंने बोला कि सर आपको ये नहीं समझ पा रहे हो कि इजराइल में जो 7 अक्टूबर को हुआ वो दोबारा नहीं होने देगा, वो 140 करोड़ नहीं है, तो वो रिवेंज लेते रहेंगे, और जहां पे आप 140 लड़कियों के बार बार बोलने से 7 अक्टूबर छुप नहीं जाता। अब आते हैं इस पॉइंट पे। पहली बात, हमास एक मिलिटेंट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सुन लीजिए आप। उन्होंने जो अटैक किया इजराइल के ऊपर वो क्रूअल अटैक था। आप यूएनएचआरसी की रिपोर्ट में जाइए, उन्होंने कैसे लड़कियों के साथ में रेप किया, उनको मॉलेस्ट किया, बच्चों को मारा। दैट इज ब्रूटल, बार्बरिक है, क्रूअल है, मैं उस पे कह ही नहीं रहा हूं। और ऐसे अटैक होंगे तो बिल्कुल रिप्लाई आएगा, क्यों नहीं आएगा इजराइल का रिप्लाई? मैं कह रहा हूं कि मत करो। जब हमारे ऊपर पहलगाम में अटैक हुआ तो हमने भी तो किया ना। लेकिन जब आपका इंटेंशन ये है कि हम पूरे पैलेस्टीन को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो वो बात समझ में नहीं आती। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं हम 140 करोड़ हैं, तो क्या हमने पाकिस्तान को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया? इजराइल अगर डिस्ट्रॉय करने के लिए गया है, पैलेस्टीन को पूरा खत्म करना चाहता है वो, क्या हमने पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर दिया? हमारे पास तो पावर है, क्यों नहीं कर सकते हम? आप ये सवाल तो सोचिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 160 लड़कियां मर गई, आप उसको बार-बार छुपा रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं छुपा रहा हूं। आप अगर आप कंसिस्टेंट व्यूअर है तो मैंने बात करी, मैंने जिनोसाइड के बारे में बात करी है, मैंने इजराइल के राइट के बारे में बात करी। और इजराइल का अगर एक्जिस्टेंस थ्रेट है, ईरान कहता है कि मैं इजराइल को खत्म कर दूंगा, तो इजराइल अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा ही। बट आप फिर प्रोटेक्ट कीजिए ना। इंडिया ने कभी आगे से अटैक किया है किसी के ऊपर? इंडिया को पता है कि हमारी शक्ति क्या है, आप हमारे ऊपर आएंगे, हम आपको तस्तो-नाबूद कर देंगे। और इजराइल के पास में वो कैपेबिलिटी है। अब इजराइल का सपोर्ट करते हैं, इट इज फाइन, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। बट आप ये समझिए, जहां पे 7 अक्टूबर को जो हुआ वो भी बर्बरतापूर्वक था, लेकिन हाँ, ये ज्यादा बर्बरतापूर्वक है, ये ज्यादा क्रूअल है एज कंपेयर टू अगर आप 160 जो इनोसेंट मारे गए हैं, उसमें किसकी गलती है? यूएस की मोस्टली गलती है, टॉमक मिसाइल गिराई है। अब आप लेकिन जॉइंट ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये आप ये समझिए, ईरान क्या करना चाह रहा है? अयतुल्लाह अली खमीनी मरने के बाद में क्या हुआ? वो यूनाइट करना चाह रहे हैं। अली नरजानी मरा, यूनाइट करना चाह रहे हैं। मुस्तफा खमीनी के ऊपर अटैक हुआ, यूनाइट करना चाह रहे हैं। सिक्योरिटी चीफ मर गया, बच्चों की फोटो दिखाई जा रही है, ठीक है, ये हुआ है, लेकिन दे आर यूनाइटिंग इरानियंस, यू अंडरस्टैंड दैट। वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, और एक बार लोग इकट्ठा हो गए आपके खिलाफ, आप भूल जाइए फिर रिजीम चेंज, जो थोड़ा बहुत भी। और मैं नहीं कह रहा कि ईरान की रिजीम ऑपरेसिव नहीं है, बिल्कुल ऑपरेसिव है। अभी जो प्रोटेस्ट हुए थे उसके टाइम बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं, बर्बरतापूर्वक मारे गए हैं, उसके वीडियोस भी बहुत वायरल है। मैं कुछ सपोर्ट करने नहीं आया हूं, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब आप, और हाँ, फिर आप दूसरा सवाल पूछोगे कि सर क्या नाम है, जब ये मुस्लिम नेशंस और गल्फ नेशंस स्पेशली अरब नेशन जो हैं, वो इजराइल को बार बार कहते हैं कि आप पैलेस्टीन पे जो गलत कर रहे हो कर रहे हो। फिर यमन कहां गया? यमन के अंदर सिविल वॉर चल रही है ना, 3,27,000, उसके बारे में मेंशन कर चुका हूं, क्यों नहीं बोलते हो आप? क्योंकि इन सारे नेशंस के इंटरेस्ट है। अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लिया, अब्राहम अकॉर्ड क्यों साइन किया फिर यूएई ने, और सऊदी अरेबिया क्यों साइन करने वाला था, बहरीन ने क्यों साइन किया? उन्हें लगा कि यार 50-60 साल हो गए हम फिलिस्तीन फिलिस्तीन करते हुए आ रहे हैं, हमारे नेशनल इंटरेस्ट पीछे जा रहे हैं। उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखा, अब्राहम अकॉर्ड साइन किया, यूएस के साथ में डील करी, खत्म। तब आपने चैलेंज नहीं किया, तब आपने बोला ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक नेशन को अपनी पड़ी है, तो मुझे अपने नेशन की पड़ी है, खत्म बात। इसमें मतलब गलत क्या है, इसमें बोलना क्या है? फिर उसने बोला है कि सर मैं इजराइल के साथ हूं, मुझे अमेरिका से घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम 2 वॉर हो चुके हैं पाकिस्तान से, ये भूलना मत। बिल्कुल नहीं भूलूंगा। अब इसके पीछे रीजन बताता हूं आपको। 1950s में ईरान के साथ में इन्होंने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी इंडिया ने। अब 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आने से पहले मोनार्की थी शाह की। अब इन्होंने ये जो थे शाह जो थे, अब आपको बता दूं 1953 में जो ईरान था उसमें डेमोक्रेसी थी, लेकिन यूएस ने क्या किया? यूएस ने उस डेमोक्रेसी को हटा दिया। क्यों? क्योंकि जो ईरान के ऑयल रिसोर्स थे उसको नेशनलाइज करने जा रहे थे, और यूएस को बिल्कुल पसंद नहीं था। ब्रिटेन ने और सीआईए ने मिलकर उनकी सरकार को हटाया, शाह को इंस्टॉल किया, ये इसके पपट थे, यूएस के साथ अलाई हुए, बगदाद पैक्ट साइन किया पाकिस्तान के साथ में। और उस टाइम पे
पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था ईरान। अब सुनिएगा, ईरान सपोर्ट कर रहा था मिलिट्री वाइज भी पाकिस्तान को। पाकिस्तान किसके खिलाफ है? अगेंस्ट इंडिया। तो ईरान ने क्या गलत किया? बिल्कुल गलत किया, लेकिन किस पर्सपेक्टिव से? हमारे पर्सपेक्टिव से। उसका इंटरेस्ट क्या है? मुझे क्या फर्क पड़ता है? उसका इंटरेस्ट है ना वो। लेकिन अब बात आती है यहां पे, हुआ वहां तक पैट, लेकिन 1994 में क्या होता है? ईरान सपोर्ट करता है इंडिया को, क्योंकि जब यूएनएचआरसी की समिट हो रही थी वहां पे इंडिया के खिलाफ एक मोशन लाया गया, रिजोल्यूशन लाया गया कि कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट जाके सपोर्ट नहीं किया पाकिस्तान को। तो अब ये भी सुनिए, अब एक तरफ ईरान पाकिस्तान को सपोर्ट करके इंडिया के खिलाफ खड़ा कर देता है, एक तरफ रिजोल्यूशन आता है और ईरान हमारे साथ खड़ा हो जाता है। अरे भाई साहब, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और हां, इजराइल ने बिल्कुल हेल्प करी है, 1971 में हेल्प करी है, 1999 में हेल्प करी है। नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन यू। और इतना ही है तो 2016 में चाबार पोर्ट की डील क्यों साइन करी? अगर ईरान इतना ही एंटी है तो भाई, हमारे जो इंटरेस्ट हैं हम उनको सर्व करने के लिए जिस नेशन के साथ में किस हद तक जाना चाहते हैं वो हमारी डिप्लोमेसी डिसाइड करेगी, ना कि आपका फेवरेटिज्म कि आप इजराइल की तरफ जा रहे हैं, ईरान की तरफ जा रहे हैं, यूएस की तरफ जा रहे हैं। आप अपनी तरफ आइए। जिस दिन इंटरनली इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो हमें डिस्ट्रॉय कर सकती है। फिर उसके बाद में इन्होंने बोला कि आपको पता नहीं है, ये है वो है, सारी चीजें हैं। तो आई थिंक तरुण, मैंने आपके सारे जवाब दे दिए हैं। और हाँ, एक सवाल और है सर, अयतुल्ला अली खमीनी ने तो कश्मीर के ऊपर भी बात की थी। सीओ की पहली बात तो किसी नेशन को हमारे मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, गेट इट, लेकिन उसके पीछे रीजन समझिए। अयतुल्ला अली खमीनी सुप्रीम लीडर कहते हैं अपने आप को शिया मुस्लिम्स का। तो ये उम्मा कम्युनिटी को सर्व करने के लिए, जहां पे मुस्लिम्स एक साथ अपने आप को मानते हैं कि हम एक ही कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं, उनको सर्व करने के लिए ये मैसेज भेजते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। यहां तक इन्होंने कह दिया था इंडियन मुस्लिम्स इन डेंजर एंड व्हाट नॉट। क्या इन्होंने अफगानिस्तान में अटैक हुआ तब कहा? बिल्कुल कहा। क्या रोहिंग्यास का जब मैसेज हुआ तब कहा? बिल्कुल कहा। लेकिन जब चाइना के अंदर युगर मुस्लिम्स मारे गए तब कहां थे आप? तब आपने क्यों नहीं कहा? क्योंकि चाइना आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं ये सारे फैक्ट्स इसलिए दे रहा हूं, ईरान अपने इंटरेस्ट सर्व कर रहा है बाकी नेशंस के साथ में, पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट सर्व कर रहा है, इंडिया अपने इंटरेस्ट सर्व कर रहा है। आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखना है आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन है, स्ट्रेटेजिक एनिमी कौन है। तो आपके जो भी ओपिनियन है, जो भी कमेंट है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, लिव इन सच अ वे दैट यूनिवर्स विल बी प्राउड ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।